गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स। कल अपन ने इसमें समीकरण निकाय का हल देखा, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। वो कल अपन ने जो मेथड देखा था वो कौन सा मेथड था? क्रेमर नियम, जिसमें अपन किस क्या सारणिक की सहायता से अपन क्या करते हैं, 2 चरों या 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय को हल करते हैं। उसमें अपन दिए गए सारणिक का A1 B1 A2 B2 इस तरह सारणिक बनाते हैं, फिर C1 कॉलम को हटाते हैं, फिर C2 कॉलम को हटाते हैं, C3 कॉलम को हटाते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 प्राप्त करते हैं और क्या निकालते हैं? डेल्टा निकालते हैं। फिर x की वैल्यू क्या आती है? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू क्या आती है? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब उसके अंदर यदि अपन जैसे मान लो x निकाल रहे हैं, x जो है वो क्या था? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या थी? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू थी आपके डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब यदि डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू यदि डेल्टा क्या होना चाहिए? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें जो डिनोमिनेटर में जो x की वैल्यू जो डेल्टा की वैल्यू वो क्या है? डेल्टा वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 जो होता है वो अपरिभाषित हो जाए, इनफाइनाइट में चला जाएगा और उसमें उस कंडीशन में अपन दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो जो डेल्टा है हर में वो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी। चाहे वो 2 चरों का रैखिक समीकरण निकाय था या 3 चरों का रैखिक समीकरण निकाय है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। यदि मान लो डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस समीकरण निकाय कोई हल नहीं होगा। और इसके साथ में यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 है तो 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0, तो अपन क्या कहेंगे? समीकरण निकाय क्या होगा? असंगत या संगत दोनों हो सकते हैं। और यदि इसमें डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कोई एक अशून्य है तो उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं मिलेगा और उसके अपन क्या कहेंगे? उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो मेन चीज तो अपन को यही ध्यान है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो संगत होगा और उसके क्या मिलेंगे? अपन को आंसर मिल जाएगा। और डेल्टा की वैल्यू यदि 0 है तो उसका कोई आंसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी। आज अपन जो अब देख रहे हैं, अब अपन सेकंड सिद्धांत देखेंगे, आव्यूह सिद्धांत या मैट्रिक्स के विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। 2 या 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल किस सिद्धांत से? आव्यूह सिद्धांत से। यदि आपको क्रेमर नियम या सारणिक से कहा है तो इसी नियम से आप करोगे, और यदि आव्यूह सिद्धांत से कहा है तो आव्यूह सिद्धांत से करते हैं। अब देखो आव्यूह सिद्धांत क्या होता है, देखते हैं अपन। आव्यूह सिद्धांत मैट्रिक्स की सहायता से, जैसे एक समीकरण निकाय है, चाहे 2 चरों में 3 चरों में ले लेता हूं। माना कि एक समीकरण निकाय है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1z इजिकल टू D1, इक्वेशन नंबर 1। 1 2 3 चर है x y और z। ये पहला समीकरण। 3 चर है तो 3 समीकरण में होंगे। दूसरा आपको देगा A2x B2y C2z इजिकल टू D2, इक्वेशन नंबर 2। और A3x B3y C3z इजिकल टू D3, इक्वेशन नंबर 3। ये एक समीकरण निकाय है, किसमें? 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय है और इसको हल करना है किससे? आव्यूह सिद्धांत से। तो अब देखो इसमें मैट्रिक्स का कैसे यूज करेंगे, अपन एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये 3 चरों में है तो इसमें 3x3 की एक मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें देखो पहले कॉलम में आ जाएगा A1 B1 और C1। दूसरे पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में आ जाएगा A2 B2 और C2 और तीसरी में आ जाएगा A3 B3 और C3। ये मैट्रिक्स बनाया 3x3 का। A1 B1 C1 पहले रो में, A2 B2 C2 दूसरे रो में और A3 B3 C3 तीसरे रो में। फिर एक और मैट्रिक्स बनेगा, वो एक स्तंभ मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा, जहां x y और z एक पंक्ति कॉलम के रूप में क्या लिखेंगे? स्तंभ के रूप में x y और z। और इसको वापस एक कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या लिख देंगे? D1 D2 D3 D1 D2 और D3। इस तरह से दिए गए समीकरण सिस्टम जो है उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? देखो यदि अपन ज्यादा 2 मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई किया था, रो इंटू कॉलम से होता है, रो इंटू कॉलम। A1 का x से गुणा प्लस B1 का y से गुणा और C1 का किससे गुणा? z से। तो ये वाली लाइन मिल गई अपन को, ये वाली लाइन मिल गई। अब इसका यदि इससे मल्टीप्लाई किया A2x प्लस B2y प्लस C2z, सेकेंड लाइन मिल जाएगी।
और फिर क्या मिल जाएगा a3b3c3 का इससे, तो a3x प्लस b3y प्लस c3z, वो कौन सी लाइन दे देगा, तीसरा लाइन। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, d1 d2 d3, तो इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2 और इज इक्वल टू d3। तो इस तरह से दिए गए सिस्टम जो है उसको आव्यूह सिद्धांत में इस तरह से आव्यूह में परिवर्तित कर देते हैं। अब इस समीकरण निकाय का जो हल होगा इसको क्या करेंगे, इसको अपन जो है इसको अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं, इसको अपन मान लेंगे कैपिटल X, और इस जो आव्यूह है इसको अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल और B। इस तरह मान लिया, ये आव्यूह A है, ये आव्यूह X है और ये आव्यूह क्या है, B। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट A इंटू एक्स, इसको A माना और इसको X माना, तो ये क्या हुआ, AX। मैट्रिक्स A का किससे मल्टीप्लाई हुआ, X से। मैट्रिक्स ये तो इसको एज्यूम किया A और इसको क्या माना, X माना। A इंटू एक्स वो किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल। A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। इस तरह से अपने एज्यूम कर लिया, ये A है, ये कैपिटल X है और ये क्या है, B। तो A का X से गुणा वो किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल। अपन को अननोन वैल्यू X Y Z चाहिए, तो कैपिटल X जो आव्यूह है वो चाहिए, तो वो क्या होगा, A को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा, A इनवर्स इंटू B। X की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, A इनवर्स इंटू B। X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब आपको इस इक्वेशन को फाइंड करना है, X की वैल्यू A इनवर्स इंटू B होगी। A इनवर्स क्या होगा, दिए गए आव्यूह जो A है, ये आव्यूह A है, इस आव्यूह का आप A इनवर्स निकालोगे और A इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, B से। तो जो एक मैट्रिक्स मिलेगा और वो मैट्रिक्स हमेशा एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में मिलेगा, तो उसका आंसर है, पहला पॉइंट जो होगा X की वैल्यू दे देगा, दूसरा पॉइंट Y की वैल्यू, और तीसरा जो होगा वो किसकी वैल्यू दे देगा, Z की वैल्यू। और A इनवर्स कैसे निकालते हैं, बिकॉज A इनवर्स जो होता है वो क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B ये होगा, और A इनवर्स क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इससे अपन A इनवर्स निकाल लेंगे और उसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, B से। अब इसमें जो नोट करने की बात ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सारणिक जो है वो आव्यूह A की जो सारणिक बनेगी उसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आनी, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपॉन 0 चला जाएगा तो उसका आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेल्टा जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इस कंसेप्ट से, इस तरह से, इस वे से अपन क्या निकाल देंगे, दिए गए आव्यूह में कैपिटल X फाइंड कर लेंगे, और कैपिटल X किसके इक्वल है, X Y Z। तो उसके तीनों अवयव जो होंगे वो अपन को चर जो है X Y और Z उसका मान दे देते हैं। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है अपन को। तो इस मेथड में ये आव्यूह सिद्धांत होता है और आव्यूह सिद्धांत के द्वारा अपन रेखिक समीकरण निकाय है उसको क्या कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। चाहे वो 2 चरों का रेखिक समीकरण निकाय है या 3 चरों का। यदि 2 चरों में तो 2 वाली इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ 2 एलिमेंट आएंगे और ये 2 XY मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 2, और 3 चरों का है तो इस तरह से करेंगे। आगे डिटेल में अपन क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 5.2 के लिए भी थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब अपन 5.2 के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। एक्सरसाइज 5.2 RBSE बुक, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, सारणिक का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष दे रखे हैं। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शीर्ष उसके जो दे रखे हैं त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है आपका, एक तो 2,5 है और दूसरा है -2, -3 और 6,0। 2,5, -2, -3 और 6,0। Find the area of the triangle where the vertices of the triangle are given. Triangle vertices given है 2,5, -2, -3 और 6,0। अब ये किसके सहायता से निकालना है, सारणिक के द्वारा। सारणिक के द्वारा सारणिक के द्वारा निकालना। और अपन जानते हैं, कल देखा था, किसी त्रिभुज का एरिया डेल्टा इज इक्वल टू क्या आता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टिसेस x1 y1, और यहाँ क्या लिखते हैं 1,
दूसरा x2 y2 और 1, तीसरा होता है x3 y3 और 1। इस वे से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा जो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 होता है। अब अपन क्या करेंगे, इस सारणिक पे वैल्यू रख देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1, पहला इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो ये हो गया 2 5 और 1 लिख देंगे। इसको लिखेंगे x2 y2 तो -2 -3 और क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 6 0 और 1। 2 5 -2 -3 और 6 0 और 3। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू -3 0, तो ये तो -3, ये हुआ -5 और ये -2 इंटू 1, तो ये हुआ -2 और फिर क्या आ जाएगा -6 प्लस 1 इंटू ये 0 और माइनस क्या जाएगा प्लस 6 इंटू 3 क्या माइनस प्लस का 18। देखो वापस 1/2 2 को इसको छोड़ा तो -3 इंटू 0 ये फिर -5 नियम का -2 और -6 ओके फिर 1 इंटू ये 0 फिर माइनस प्लस 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 -2 इंटू ये -6 और माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8 और 8 इंटू 5 40 प्लस ऑफ 18। अब ये जो वैल्यू है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 और 18 में से 6 है 12 और 40 प्लस 12 कितना 52, तो एरिया जाएगा 52, ये 26 टाइम तो 26। तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 26 और इसको क्या लेंगे वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट जो भी है, क्योंकि एरिया किस में होता है स्क्वायर यूनिट में। तो डेल्टा की वैल्यू दिए गए जो है अपन ट्रायंगल में जो एरिया फाइंड कर रहे हैं तो 26 वर्ग इकाई या 26 वर्ग इकाई होगा। अब ये जो क्वेश्चन अपन ने किससे सॉल्व किया है, वर्टिसेस गिवन थे और अपन ने किया सारणिक के अनुप्रयोग के द्वारा अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लिया। तो इस वजह से यदि बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इजी वे से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। सिर्फ बात ये ध्यान रखनी है किस तरह से निकालते हैं। तो ये आपका 5.2 का 1 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी वजह से इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन वर्टिसेस गिवन है, अपन इजी वे से इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सारणी का प्रयोग कर शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, त्रिभुज सरेख है, आपको क्षेत्रफल निकालना, यही वापस पैटर्न अप्लाई करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। अब ये दूसरी बात ये पूछ रहा है क्या ये सरेख है, सरेख का मतलब होता है कोलीनियर। और कल अपन ने एक कंडीशन देखी थी, यदि कोई 3 पॉइंट है जो क्या है कोलीनियर है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यदि कोई 3 पॉइंट है कोलीनियर का मतलब एक ही रेखा के ऊपर है, यदि एक ही रेखा गए तो इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। और यदि ट्रायंगल यदि एज्यूम करते हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0। तो इस क्वेश्चन में यदि डेल्टा की वैल्यू, यदि उस पैटर्न से यदि डेल्टा की वैल्यू 0 मिल रही है तो अपन कह देंगे तीनों पॉइंट क्या है सरेख है। ऑल द 3 पॉइंट लाइज ऑन द वन लाइन, एक लाइन के ऊपर है, दैट इज अ कोलीनियर। और डेल्टा की वैल्यू 0 है तो कोलीनियर है, और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिल जाए। नेगेटिव मिला तो भी वो एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे, और यदि पॉजिटिव मिलेगा तो भी क्या होगा त्रिभुज के ये शीर्ष। तो उसमें अपन इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो सरेख नहीं है, और इक्वल टू 0 है तो सरेख है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। एरिया जो डेल्टा है वो क्या है 35 वर्ग इकाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, और शीर्ष जो है त्रिभुज के शीर्ष वर्टिसेस जो है आपको किस वे में दे रखे हैं k,4 2, -6 एंड 5,4। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसको अपन डेल्टा से शो करते हैं, दैट इज 35 स्क्वायर यूनिट, एंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल k,4 2, -6 एंड 5,4। अब आपको इसमें जो है क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं बिकॉज एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो डेल्टा होता है वो क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1
x2 y2 1 और x3 y3 और 1। ये क्या होता है? सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको गिवन क्या है? 35। डेल्टा की वैल्यू 35 गिवन है, तो अपन डेल्टा की जगह क्या रख देंगे? 35 1/2 ऐसे ही सारणिक x1 y1, x की जगह k4 है तो अपन k4 और 1 लिख देंगे। दूसरा x2 y2 तो ये 2 -6 और क्या आ जाएगा 1 और फिर क्या आ जाएगा 5 4 और 1। जो जो आपको पॉइंट दे रखते हैं उसको अपन लिख दिया 35 1/2 x1 y1 k4 1 होता है 2 -6 1 और 5 4 1। अब अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? 35 × 2 क्या हो जाएगा? 70। तो यहाँ तो आप लिखोगे 70 और यहाँ पर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो k इंटू इस लाइन को छोड़ा, इसको छोड़ा, -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया -6 और फिर -4 तो माइनस ऑफ 10 फिर ये k के 4 के आगे क्या लगेगा? माइनस, तो ये -4। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 -5 इसको छोड़ा 2 और -5 प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई? 2 × 4 तो कितना हुआ? 8 और फिर माइनस प्लस आ जाएगा तो ये तो हुआ 8 प्लस 6 × 5 30 -1 प्लस का आपके 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 70 = -10k और ये हो जाएगा -3 और -3 को माइनस प्लस 4 × 3 कितना जगह 12 और 30 + 8 38 और 38 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 38। अब आपके 70 = -10k 12 + 30 ये तो आपका 50 में हो जाएगा। 50 इधर आए तो माइनस का हो गया 70 - 50 = -10k। ये हो गया आपका 20 = -10k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 20/-10 दैट इज -2। तो k की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? -2। इसका मतलब जो अननोन जो k था उसकी वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। यदि k की जगह -2 रखे तो इस जो त्रिभुज है ट्राइंगल का एरिया क्या मिल जाएगा अपन को? 35 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनल आंसर अपने क्या हो जाएगा? k = -2। तो इस तरह से बोर्ड में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है और इस कंसेप्ट को अपन ध्यान में रख के किसी भी क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने जो टर्म्स आएगी उसके अंदर अपन क्रेमर नियम और आव्यूह के सिद्धांत के द्वारा, क्रेमर नियम तथा आव्यूह सिद्धांत के द्वारा अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्रेमर नियम और आव्यूह सिद्धांत के द्वारा किस तरह से 2 या 3 चरों के रेखीय समीकरण निकाय होता है उसको हल करते हैं, उस तरह के जो क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। ओके।